मेरा यह सौभाग्य रहा है कि आज सीतामढ़ी में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मां सीता मैया की जन्मस्थली पर आकर और उनके पावन मंदिर में जाकर मुझे सिर झुकाने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, मुझे बिहार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे मंगल पांडे जी हमारे बिहार के तेज तर्रार नेता हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने बहुत संक्षेप में आपको जानकारी दी है और आगे भी मुझे बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को, बड़ी सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करना है। इसलिए 15-20 मिनट में ही मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट क्यों देना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को काम करते हुए और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहकर अपनी भूमिका निभाते हुए आप लोगों ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 वर्षों से आप केंद्र में काम करते हुए देख रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उस मोदी गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। आप यह कहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की सराहना करता है, इसलिए आप भी अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की सराहना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यदि यहां पर इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, यदि हमारी बातों से असहमत हो तो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 10 वर्षों का समय गुजर गया। इसके पहले की सरकारों को भी केंद्र में काम करते हुए आपने देखा। 10 वर्ष के अंदर पिछली जो भी सरकारें कांग्रेस की रही हैं, उन सब पर कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, 10 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी कोई मां का लाल, चाहे देश का हो अथवा विदेश का हो अथवा कोई एजेंसी हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकती है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता कि हमारी पार्टी में बिल्कुल गंगा स्नान करने के बाद बड़े धुले हुए लोग आते हैं। यह मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि हम सरकार चलाते हैं तो सरकार चलाते समय इस बात की पूरी सावधानी बरतते हैं कि जनता ने जिस विश्वास और जिस भरोसे के साथ हमको यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास और भरोसे को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें। यह हमारी कोशिश रहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन देना चाहिए। क्या आपने देखा होगा कि आजाद भारत के इतिहास में नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जो चुनाव के दौरान आती हैं, वो तरह तरह के आश्वासन देंगी, घोषणा पत्र जारी करेंगी, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, करिश्मा कर देंगे। बहुत सारे आश्वासन सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, हम लोग भी आश्वासन देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं। 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय भी एक घोषणा पत्र बना था मेरे रहते, और उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन चुके थे। मोदी जी बार बार मुझसे कहते थे कि अध्यक्ष जी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं घोषणा पत्र में कोई ऐसी चीज न आ जाए जिसे हम पूरा न कर पाएं। और आपको जानकर खुशी होगी, 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो मैं भारत का गृह मंत्री था। उस समय भी मोदी जी ने यह कहा कि राजनाथ जी, इस घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आप ही निभाइएगा।
आप हमारे दोनों घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए कि जो कहा था वो किया अथवा नहीं किया। हम 1951 से जो भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से अपने घोषणा पत्रों में इस मुद्दे की चर्चा करते चले आ रहे थे। जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। बहनों भाइयों, हमने जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, चाहे हिंदू की मां बहन हो, चाहे मुस्लिम मां बहन हो, चाहे क्रिश्चियन मां बहन हो, हम जैसे लोगों के लिए सबकी मां बहन हमारी भी मां बहन है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, तलाक 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 3 बार बोलकर जिस तरीके से एक समुदाय की माताओं बहनों पर जुल्म हो रहा था, शायद दूसरा रहता तो हिम्मत न कर पाता। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया और एक कानून के द्वारा चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। नागरिकता कानून बनाना था, कर दिया। और मुझे याद है, मैं तो राम मंदिर आंदोलन को लेकर जेल भी गया हूं। और मुझे याद है कि जिस समय ढांचा गिराया गया था और जो गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस समय जो पहला सत्याग्रह हुआ था, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस सत्याग्रह का नेतृत्व मैंने ही किया था। हम सबको जेल भी जाने का अवसर मिला है इस पुण्य कार्य के लिए। लेकिन हम पहले से लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, 1984 से लगातार हम कहते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग कहते थे भाजपा वाले बराबर नारा लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन ये भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा वो 22 जनवरी का दिन आ गया कि रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी। जो हमने कहा था वह सब किया। भव्य राम मंदिर राम का बन गया है। मुद्दे बहुत सारे हैं। हम लोगों ने कहा था, अब मैं यदि सारी चीजों को के बारे में बतलाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में चीजों को बतला रहा हूं। और इन 2, 3, 4 बातों की चर्चा मैंने इसलिए की कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होती है, अथवा किसी संस्था अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी यदि होती है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जो कहा उसे करे, या तो कहिए मत, कहिए तो करिए। और आपने देखा होगा भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी, उनके कहने और करने, उनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार, और हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक विश्वसनीय पार्टी यदि कोई है तो हमारी आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कोई बताए कि मोदी जी ने यह कहा था, नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, और इसीलिए ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, कुछ सोच समझकर मैंने कहा है। अब ऐसे भी आप जानते हैं मैं उल जुलूल नहीं बोलता हूं।
संसद में भी बोलना होता है तो मैं बहुत सावधानी रखता हूं। शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, किसी को आहत होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह सब पूरी सावधानी में बरतता हूं। जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं, नाप तौल कर कह रहा हूं। एक और याद दिलाना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने बराबर जब भी चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी जो पुराने लोग होंगे वह जानते होंगे, हमारी सरकार बनाइए हम गरीबी को समाप्त कर देंगे, यही कहते थे ना, गरीबी को समाप्त कर दें। बहन भाइयों, गरीबी समाप्त हुई? नहीं समाप्त हुई। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग, और नीति आयोग के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जगत की मान्य फर्म्स, उन्होंने अपनी समीक्षा के बाद यह कहा है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे थे, उस रेखा से अब वो बाहर हो गए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है, बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स ने भी कहा है। और प्रेस के दोस्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, इसको सत्यापित कर लें, वेरीफाई कर लें। मेरी बात गलत हो तो मेरी अखबारों में खुलेआम आलोचना कर दें। गरीबी हम आएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटिए। गरीबी भाषण देकर दूर नहीं की जा सकती, काम करना पड़ेगा। काम करने वाले व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता चाहिए, गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन चाहिए, वही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब देखिए, कांग्रेस के लोग कहते थे हमारी सरकार बन जाएगी, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन जब जब सरकार बनी तब तब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, यहां तक कि उनके एक केंद्र के मंत्री को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। यह भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या तमाशा है? क्यों कहते हैं, क्यों विश्वास का संकट पैदा करते हैं? अब देखिए, धन दौलत के मामले में, यानी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं दो बातें आपके सामने करना चाहूंगा। पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, दुनिया के जो सारे देश हैं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, यानी धन दौलत के आकार के मामले में भारत सारी दुनिया में 11वें स्थान पर था। और आज मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, उन्होंने कहा है कि 8 वर्षों के अंदर ही मोदी जी ने यह करिश्मा कर दिया कि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत सारी दुनिया में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। सारी दुनिया में हम 5वें स्थान पर हो गए। और इतना ही नहीं, एक मॉर्गन स्टैनले नाम की एक वित्तीय फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, बहुत मानी जानी, हाईली रिप्यूटेड, जिसकी बहुत ख्याति है। उसने जानते हैं क्या कहा है? अरे कहा है भाई, भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, 2027 प्रारंभ होते होते भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। और हमारे प्रधानमंत्री का हौसला देखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते, हम भारत को दुनिया का विकसित देश बनाकर ही दम लेंगे। यह है। तो सब मिला जुलाकर यह देश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साख प्रधानमंत्री की, देश की साख। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था ना, कोई बड़ी सारे विश्व की बैठक होती थी, उसमें भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। भारत कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहनों भाइयों,
आज अपनी सीना ठोक कर आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत, यह साख सारी दुनिया में भारत की बनी है। और एक घटना शायद अखबारों में आप लोगों ने पढ़ी होगी उस समय, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, मालूम है 2 साल से। कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई जब प्रारंभ हुई थी तो यूक्रेन में हमारे देश के लगभग हजारों बच्चे वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और कुछ वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उनके जो यहां गार्जियन थे वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार मिसाइल चल रही थी। बड़ी संख्या में यूक्रेन में लोग मारे जा रहे थे, स्वाभाविक है। मां पिता को इस बात की चिंता थी कहीं हमारे बच्चे भी इस संकट में फंस न जाएं, कहीं हम भी अपना लाल खो न दें। तो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मांग करना प्रारंभ किया कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए, हमारे बच्चे पढ़ें या न पढ़ें। दुनिया का, देश का कोई प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया। उन्होंने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही दुनिया का जो ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 से अधिक संख्या में हमारे भारत के नौजवान यूक्रेन से निकलकर बाहर आ गए। यह है भारत आज का। कभी कल्पना कर सकते थे आप? कतर में हमारे पूर्व नौ सैनिक, हमारे नेवी, हमारे मिनिस्ट्री की बात है, एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो नौसेना में, नेवी में काम करते थे, वहां पर रिटायर होने के बाद अपनी सर्विस वगैरह कर रहे थे कंपनियों में। किसी मामले में वहां की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी। अब आप समझ लीजिए फांसी की सजा हो जाने पर क्या हालत होती है। कोई छोटी सजा नहीं थी। एक एक व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता हमारे प्रधानमंत्री की, एक एक व्यक्ति की चिंता करना, जिनका बेसिक कैरेक्टर है, मूल चरित्र है। वो कतर के राष्ट्रपति से उन्होंने बात किया। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। कतर के राष्ट्रपति से जब उन्होंने बात की, उसके बाद जो सारी हमारे पूर्व 9 सैनिकों की सजा थी, फांसी की, वो माफ कर दिया वहां के राष्ट्रपति ने। कल मैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में था, एक सार्वजनिक सभा को मैं संबोधित कर रहा था, तो उसमें जो छूट कर कतर से आए हुए हमारे पूर्व नौसैनिक, वो हमारी सभा में वो भी मौजूद थे। यह है भारत की साख विश्वसनीयता। और जो मिल रहा है आप लोगों को बहुत सारी चीजें। समय तो हो गया होगा मंगल जी ना? मंगल जी, समय तो हो गया ना? हाँ, अब लंबा हो रहा है। सीतामढ़ी के लोगों से लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए। फिर कभी कोई चुनाव ना रहेगा तो आऊंगा तो आप लोगों के साथ लंबी बात करूंगा। लेकिन अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं, भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत की तरफ आंख उठाने की यदि कोई अनावश्यक जरूरत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भारत के अंदर है। मैं रक्षा मंत्री हूं। पहले शायद आप लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, ये टैंक, तोप, गोले, बारूद, मिसाइल, ये दुनिया के दूसरे देशों से हम आयात करते थे। दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, उसको हम आयात करते थे और उसी से अपना काम चलाते थे। अब हम लोग उसे भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। जब मैं
डिफेंस मिनिस्टर बना था तो उस समय लगभग 1000 करोड़ रुपए का ये डिफेंस आइटम्स बाहर के लिए एक्सपोर्ट होते थे। आपको जानकर खुशी होगी हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ जाकर अपने स्लेट पेंसिल पर लिखकर कागज पर देख लीजिएगा 1 लाख कितना होता है। 1 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ वो बना रहे हैं। हर दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और इतना ही नहीं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी अब कहने लगे हैं 21वीं सदी यदि इस दुनिया में किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी। तो हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे। मैं जानता हूं है, बना रहे और पूरी ताकत लेकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा रखिएगा, यही अपील करते हुए और हम आत्मविश्वास दिलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा।